जॉर्ज पंचम को तिलक का नहीं मिलना इतना अंदर तक चोट पहुंचाया कि जब जॉर्ज पंचम वापस जा रहा था दिल्ली से, उसने कहा अब तो मुझे वापस जाना है, तो दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर पानी के जहाज से लंदन। तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति भारत में है जो मुझे मिलने से मना कर सकता है और किसी कानून के आधार पर हम उसे अरेस्ट भी अभी नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यक्ति की मांग क्या है? तो अंग्रेज गवर्नर दिल्ली ने उनको कहा कि उसकी सबसे पहली मांग है कि 1905 में जो कर्जन ने डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट बनाया है, बंगाल को हिंदू मुसलमान के आधार पर तोड़ दिया है, ये कानून वापस लेना और बंगाल को फिर से एक करना। तो जॉर्ज पंचम ने गवर्नर को कहा कि ऐसे वीर बहादुर पराक्रमी व्यक्ति का थोड़ा तो सम्मान करो और ये बंगाल का बंटवारा रद्द करो। और भारत के इतिहास में ये पहली और आखिरी घटना है जब बंगाल को बंटवारा करके अंग्रेजों ने 6 साल के बाद वापस फिर से एक किया और ईस्ट और वेस्ट बंगाल फिर से एक हुआ। और लोकमान्य तिलक की इतनी जय जयकार पूरे देश में हुई। 1911 में जब बंगाल फिर से एक हो गया, डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट वापस हो गया, तो सारे देश में लोकमान्य तिलक के स्वागत समारोह आयोजित हुए और एक एक समारोह में 50-50 हजार लोग आते थे। उस जमाने में ये माइक नहीं होता, बिना माइक के उनको व्याख्यान करना पड़ता। आप जरा सोचिए, 50,000 की भीड़, 50,000 नागरिक लोकमान्य तिलक को सुनने के लिए कहीं खड़े हैं, कैसे वो बोले जो आखिरी आदमी तक बात पहुंचे? तो वो संभव नहीं होता था। तो श्री तिलक चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे और दुष्परिणाम क्या हुआ? 1911 से जब उनका ये स्वागत समारोह शुरू हुआ, 1915 तक ये चलता रहा। 4-5 साल चिल्ला चिल्ला कर बोलने के कारण उनके सारे फेफड़े गल गए, उनके लंग्स में इंफेक्शन आ गया, क्योंकि माइक तो होता नहीं था। गले में इंफेक्शन आया, लंग्स में इंफेक्शन आया और वो इंफेक्शन इतना गंभीर था कि उसी में श्री लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई। 1915 से लेकर 1920 तक वो कहीं जा नहीं सके, बोल नहीं सके ज्यादा। थोड़े भी बोलते थे तो गले में दर्द होता, थोड़े भी बोलते थे तो लंग्स में पानी भर जाता और उस समय ट्रीटमेंट भी नहीं था। प्लूरिसी नाम की एक बीमारी उनको हो गई, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। उसका एक ही ट्रीटमेंट था कि वो कोई ठंडे प्रदेश में जाकर थोड़े दिन आराम करें। लेकिन तिलक कहा करते थे कि अगर ये जीवन में आराम किया तो स्वराज्य कैसे आएगा? इसलिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य को दुर्लक्ष्य किया, अपनी हेल्थ को कभी ध्यान नहीं दिया और उसी चक्कर में उनकी पत्नी रात दिन परेशान रहती थी और उनकी मृत्यु हुई उनकी पत्नी की, इसी चिंता में कि तिलक कभी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, लगातार प्रवास करते थे। अब उस जमाने में प्रवास करने के लिए गाड़ी नहीं थी तो साइकिल से प्रवास करते, कभी साइकिल नहीं होती थी तो बैलगाड़ी में बैठ के प्रवास करते, कभी कभी बैलगाड़ी नहीं तो घोड़े पर बैठकर प्रवास करते, घोड़ा भी नहीं मिला तो वो जो ऊंट होता है कैमल, उस पर बैठकर प्रवास करते थे और कुछ नहीं मिला तो पैदल पैदल प्रवास करते। तो प्रवास बहुत किया, व्याख्यान बहुत दिए, स्वागत समारोह जगह जगह होते थे, उसमें फंड इकट्ठा होता था और वो फंड इतना हो गया कि वो कोटि-कोटि रुपए। बाद में उसी फंड को नाम दिया गया तिलक स्वराज फंड। इतिहास की पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह चैप्टर है तिलक स्वराज फंड। ये लोकमान्य तिलक को स्वागत समारोह में जो दान मिलता था वो सारा उन्होंने इकट्ठा किया था। आप पूछेंगे तिलक स्वराज फंड कितना था? आज से लगभग 80-90 वर्ष पहले, 80-90 ईयर्स बिफोर, तिलक स्वराज फंड 21 करोड़ रुपीस का था, 51 कोटि रुपए, इतना धन था। आज के हिसाब से अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो इसमें 300 का मल्टीप्लिकेशन करना, क्योंकि 1920 का 1 रुपए, 1 रुपया 2007 के 300 रुपीस के बराबर है। तो 300 में 21 का गुणा कर लीजिए, 6,300 करोड़ रुपीस श्री लोकमान्य तिलक ने इकट्ठा किया इस देश में घूम घूम कर। और वो फंड जब उन्होंने इकट्ठा किया तो उस फंड से फिर परिणाम क्या किया, उन्होंने क्या काम में लगाया वो फंड? उन्होंने कहा कि भारत में जो जो वस्तुओं का उत्पादन
मालूम नहीं होता, वो सभी ये पैसे से बनाई जाएंगी। मैंने आपसे कहा ब्लेड नहीं बनता था भारत में, श्री तिलक ने ब्लेड बनाने की इंडस्ट्री शुरू कराई पुणे के पास। वो समय में शुगर नहीं बनती थी इस देश में, शुगर बनाने का कारखाना उसी फंड में से लगा। हमारे देश में उस जमाने में आयरन और स्टील के लिए कोई बड़ा प्रोडक्शन यूनिट नहीं था। तिलक ने भारत देश के एक बड़े उद्योगपति जिनका नाम था जमशेद जी टाटा, उनको एक दिन अपने घर बुलाया और कहा कि भारत को स्टील की जरूरत है, आप स्टील बनाना शुरू करिए, हम इंग्लैंड से स्टील नहीं खरीदेंगे। तो टाटा, जमशेद जी टाटा ने श्री लोकमान्य तिलक के एक वाक्य पर पूरा टिस्को खड़ा कर दिया, टाटा स्टील कंपनी, वो तिलक ने खड़ी करवाई है इस देश में। बजाज ग्रुप को एक दिन तिलक ने बुलाया, जमनालाल बजाज को, और कहा कि हम इंग्लैंड से कापड़ आयात करते हैं, भारत में कपड़ा बनना चाहिए। खादी का तो बनता है, वो हाथ का है, लेकिन वो मोटा होता है, लोगों को बारीक कपड़ा पहनना है, महीन, तो आप उसके लिए मिल लगाइए। तो जमनालाल बजाज ने तिलक के कहने पर पहली मिल लगाई कलकत्ता। डालमिया जी को बुलाया एक दिन और कहा आप कुछ प्रोडक्शन में जाइए। डालमिया जी ने कहा ठीक है, हम भी भारत के। ऐसे भारत में 72 जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं जो आज इस देश में एस्टेब्लिश हैं, टाटा है, डालमिया है, जमनालाल बजाज का बजाज ग्रुप है, ये सब की स्थापना करने में लोकमान्य तिलक की बहुत बड़ी भूमिका है। 1915 में श्री तिलक ने ये सब शुरू किया, 1920 तक वो ये करते रहे और 1 अगस्त 1920 को उनका स्वर्गवास हुआ। मैंने बताया गंभीर बीमारी थी, प्लूरिसी की, लंग्स पूरे उनके खराब हो चुके थे, ज्यादा बोलने के कारण गला खराब हो गया था, उस समय उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से थोड़ा दिन पहले उन्होंने अपने सब कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनको मालूम हो गया था कि अभी मुझे जाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी मृत्यु होगी तो आप में से कोई रोना नहीं और कभी भी मेरे नाम पर आंसू बहाना नहीं। मैंने जिंदगी में कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की है, तो आप भी मेरे पद चिन्हों पर चलना, आप भी अंग्रेजी गुलामी स्वीकार नहीं करें। आप स्वतंत्र हैं, भगवान आपको आगे भी स्वतंत्र बनाकर रखेगा। मेरे आदर्शों का खून नहीं करना, कोई रोएगा नहीं, मैं मरूंगा, खुशी के साथ मुझे विदा करना। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा जो पूरे जीवन का सबसे बड़ा सच है। श्री तिलक ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि देखो मृत्यु जो है जन्म से भी ज्यादा आसान है। ये बहुत गहरी बात है। उन्होंने कहा कि जन्म लेने में तो बहुत कष्ट होता है, ताई को भी होता है, मक्खन को भी होता है, लेकिन मृत्यु बहुत सहज है, बहुत आसान है, इसलिए उत्सव की तरह से इसको मनाना। और ये हुआ 1 अगस्त को सुबह जब उनकी अंतिम यात्रा निकली, प्राण उनके पूरे हुए, तो पूरा पुणे शहर, पूरा मुंबई, पूरा भारत खड़ा हो गया। ऐसी अंतिम यात्रा इस देश में किसी की नहीं निकली। करोड़ों करोड़ों लोग उसमें शामिल, करोड़ों। और उन लोगों ने श्री तिलक की अंतिम यात्रा को भारत की स्वराज यात्रा बताया कि ये हमारे देश की स्वराज यात्रा है। और उस स्वराज यात्रा में उन्होंने वही संकल्प दोहराए जो श्री तिलक उनको गणपति आंदोलन के समय कहा करते थे। ऐसे एक महान व्यक्ति ने इस देश में गणपति की स्थापना कराई, ऐसे एक महान व्यक्ति ने इस देश में स्वराज्य की नींव स्थापित कराई। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मैंने आपके मंडल में आकर श्री तिलक का फोटो देखा। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गणपति मंडलों में जाता हूं, गणपति की मूर्ति तो होती है, तिलक की मूर्ति गायब है। और उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का होता है कि गणपति मंडल वाले गणपति की स्थापना करते हैं और उसमें ऐसे गंदे गंदे घटिया घटिया गाने बजाते हैं जिनको श्री तिलक ने कभी सुना नहीं, सोचा भी नहीं। हमें शर्म है कि हम लोकमान्य तिलक के उन सभी आदर्शों को पूरा नहीं कर पाए जो गणपति आंदोलन के माध्यम से उन्होंने भारत को समझाए थे। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य था जो उन्होंने अपनी मृत्यु से थोड़े दिन पहले दिया था। जब बंगाल का बंटवारा समाप्त हो गया तो तिलक ने भारत के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया था और उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो एक कार्यकर्ता ने उनसे प्रश्न पूछा
कि आपने बंगाल के बंटवारे का विरोध क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंगाल को बांटा है। धर्म के आधार पर अगर ये बंटवारा भारत में होगा और आगे चलेगा तो ये भारत तो एक नहीं रहने वाला। और दूसरा एक खतरनाक काम हुआ था उसी समय, बंगाल का जो बंटवारा किया अंग्रेजों ने, उसके बाद जब बंगाल बंटवारा समाप्त हो गया, फिर से बंगाल एक करना पड़ा, तभी अंग्रेजों ने इस देश में एक ऐसा विष बीज बो दिया जिसका दुष्परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। वो विष बीज क्या था? अंग्रेजों ने एक संस्था बना दी इस देश में जिसका नाम है इंडियन मुस्लिम लीग। बंगाल का बंटवारा समाप्त करने के समय एक संस्था बना दिया इंडियन मुस्लिम लीग, और यही संस्था का अध्यक्ष बाद में मोहम्मद अली जिन्ना बना। और अंग्रेजों ने उस संस्था को इतना विष भर दिया कि जो बंगाल का बंटवारा उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर किया था, उस इंडियन मुस्लिम लीग ने भारत का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर कर दिया। श्री तिलक अक्सर ये कहा करते थे कि अगर अंग्रेज बंगाल का बंटवारा करने में सफल हो गए हिंदू मुसलमान के आधार पर, तो एक दिन भारत का भी ये बंटवारा कर देंगे हिंदू मुसलमान के आधार पर। ये उनको पता चलता है। 1915 में उनको 1947 दिखाई देता, इतनी उनकी दूरदृष्टि तिलक की। वो ये कहा करते थे कि अगर अंग्रेजों ने ये सफलतापूर्वक चला दिया तो भारत को एक रखना मुश्किल हो जाएगा, ये देश के टुकड़े टुकड़े अंग्रेज कर देंगे हिंदू मुसलमान के आधार। इसलिए उन्होंने बंगाल बंटवारे का विरोध किया। लेकिन श्री तिलक की मृत्यु के बाद इस देश में ऐसा दुष्चक्र चला कि गरम दल के जितने भी बड़े नेता थे, तिलक तो उनके सबसे बड़े लीडर थे, श्री लाला लाजपत राय, वो लाठी कांड में मारे गए। आप जानते हैं 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करते। भगत सिंह को 1931 में फांसी हो गई। मदन लाल ढींगरा को 1909 में फांसी हो गई। अरविंदो घोष जो सबसे बड़े नेता हो सकते थे लोकमान्य तिलक के बाद, क्योंकि लोग उनको बहुत मानते थे, वो संन्यास लेकर पांडिचेरी में चले गए। उन्होंने कहा कि अब मैं संन्यास में रहूंगा और साधु का काम करूंगा। उसके बाद कोई बचा नहीं बड़ा नेता, तो धीरे धीरे सारे गरम दल के नेताओं को अंग्रेजों के पुलिस में 1931 में खत्म हो गए। फिर उसके बाद गांधी जी को एक बार किसी ने कहा कि देखिए लोकमान्य तिलक ने इतना बड़ा काम किया था इस देश में, अब आपको उनका काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक का स्वदेशी का काम तो आगे जरूर बढ़ाऊंगा और अंग्रेजी बहिष्कार का काम भी लगातार मैं करूंगा। श्री लोकमान्य तिलक ने कहा था कि सिर्फ अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करना है, बल्कि अंग्रेजी भाषा का भी बहिष्कार करना है। और उन्होंने अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल भारत में चलते थे उनके पैरेलल, उनके मुकाबले मराठी भाषा के स्कूल शुरू किए। आपको मालूम है पुणे में एक एजुकेशन सोसाइटी बनी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, उसके संस्थापक अध्यक्ष लोकमान्य तिलक थे। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को यह काम दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर मराठी भाषी स्कूल होने चाहिए। कर्नाटक में उनका अभियान आया कि कन्नड़ भाषी स्कूल होने चाहिए। उत्तर भारत में अभियान था हिंदी भाषी स्कूल होने चाहिए। तो भाषा के स्तर पर स्वदेशी, भूषा के स्तर पर स्वदेशी, भोजन के स्तर पर स्वदेशी, वस्तुओं के स्तर पर स्वदेशी, ऐसी पूरी तिलक की कल्पना थी। हर स्तर पर स्वदेशी होना ही चाहिए इसमें। और तिलक इतने स्वदेशी के आग्रही थे कि कभी उन्होंने अपने वस्त्रों से समझौता नहीं किया। लंदन भी वो कई बार गए थे उपन्यास देने के लिए, लेकिन लंदन भी वो उसी पोशाक में जाते थे जिस पोशाक में आप उनको अंदर देखते। सिर पर वही पगड़ी, एक उनका झब्बा और धोती, लंदन भी उसी पोशाक में। आप जानते हैं कि लंदन में ठंडी बहुत होती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, फिर भी लोकमान्य तिलक धोती और अपना ये अंग वस्त्र में कुर्ता और ये सिर पे टोपी, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत अधिक हुआ तो कंबल लपेटते। तो लंदन में जो भारतवासी रहते थे उनमें से कई लोग उनको कहते थे कि आपको ठंडी नहीं लगती, तो उनका एक ही जवाब होता था कि मेरे शरीर में स्वराज्य की इतनी अग्नि जल रही है कि ठंडी कैसे लगेगी। और जब भी लोकमान्य
लोकमान्य तिलक को टोकने वाला कोई होता था लंदन में, तो उनमें से सबसे पहले व्यक्ति होते थे श्री विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर उस समय लंदन में ही थे और एक बहुत बड़ा इंडिया हाउस बनाया था। विनायक दामोदर सावरकर के एक सहयोगी थे श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, इन लोगों ने लंदन में फंड्स इकट्ठा किया था और वो फंड से एक भवन बनाया था और उसका नाम था इंडिया हाउस। हिंदी में नाम था भारत भवन, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नाम रखा था इंडिया हाउस। लोकमान्य तिलक जब भी लंदन गए तो वहां ठहरते थे इंडिया हाउस में। कारण क्या था कि भारत के जो भी क्रांतिकारी थे सभी के लिए वो घर के जैसा था। तो वहां पर बहुत सारे क्रांतिकारी रहते थे, अभ्यास करते थे और भारत में आकर क्या क्या काम करना है स्वराज्य के लिए उसकी योजनाएं बनाया करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा लोकमान्य तिलक को कई बार कहते थे कि आपको लंदन में ठंड लग जाएगी, हमें आपकी बहुत जरूरत है। तो लोकमान्य तिलक वही उत्तर देते थे कि स्वराज्य की गर्मी इतनी है, ठंड कैसे लगेगी। तो ऐसे व्यक्ति हमारे देश की राजनीति में होते और जितने समय वो रहे इस देश में उन्होंने अद्भुत काम किए। 2 बड़े अखबार जीवन भर वो निकालते रहे अपनी मृत्यु तक। एक अखबार का नाम था केसरी, आप सभी जानते हैं, वो मराठी में निकलता था। केसरी अखबार में ऐसे अग्रलेख वो लिखा करते थे श्री तिलक कि लोग पढ़ें तो उनके अंदर खून जले, ऐसी भाषा उनकी होती थी। और भारत के पहले अखबारों में उसकी गिनती होती थी केसरी, जो उस समय 53,000 बिकता था। 53,000 उसका कॉपी बिकती थी और एक कॉपी को 10 से 12 लोग पढ़ते। माने हर दिन भारत के 5.25 लाख से ज्यादा 5,30,000 के माध्यम से, गणपति उत्सव के माध्यम से सारे देश में एक अभिनव क्रांति जो उन्होंने शुरू की, उसी का परिणाम था कि गांधी जी जैसे व्यक्ति को यह मानना पड़ा कि मेरी गलती से मैंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया था, लेकिन अगर तिलक जीवित हो तो मैं कहना चाहता हूं कि अब मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। ये 1930 में गांधी जी ने कहा। आप जानते हैं कि गांधी जी 1914-15 में भारत जब आए तो सबसे पहले वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के घर गए थे मुंबई में। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में सब लोग कहते थे कि ये अंग्रेजों का एजेंट है, यही शब्द उनके बारे में बोले जाते थे। वो हमेशा इस तरह के काम किया करते थे जिससे अंग्रेजों को सुविधा हो। भारत के क्रांतिकारियों को पकड़वाने में उन्होंने बहुत लोगों को नाम बताए थे, तो अंग्रेजों का एजेंट कहा जाता था। गांधी जी पहली बार उन्हीं के घर गए और गांधी जी ने कहा कि मैं तो आपको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। 1930 में गांधी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और 1930 में जब उन्होंने नमक सत्याग्रह किया तो श्री लोकमान्य तिलक के ही कार्यकर्ता गांधी जी के साथ थे। नमक सत्याग्रह जो गणेशोत्सव में से निकले 100 कोटि 20 लाख कार्यकर्ता गांधी जी के साथ थे, क्योंकि लोकमान्य तिलक ने मृत्यु से पहले अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा था कि मुझे भारत में ज्यादा किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई कुछ करेगा देश के लिए, लेकिन ये मोहनदास आदमी जो है ये जरूर कुछ कर सकता है देश के लिए, कभी जरूरत पड़े तो इसको मदद करना। बाकी किसी नेता के बारे में उनको भरोसा नहीं था। गांधी जी को 1930 में रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने एक खत लिखा है। वो खत लोकमान्य तिलक जी का जो घर है वहां पर आजकल एक म्यूजियम है, एक स्मारक है, वहां रखा हुआ है। और वो खत में गांधी जी यही लिख रहे हैं कि मेरी गलती हुई जो मैंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया। श्री तिलक कहीं भी हो, आज से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। और ये रियलाइजेशन गांधी जी को कब हुआ? गांधी जी जब नमक सत्याग्रह के लिए अहमदाबाद से निकले पद यात्रा करते हुए, तो उनके कांग्रेस के जो सबसे भरोसेमंद कार्यकर्ता थे उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। गांधी जी को जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू, उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। गोपाल कृष्ण गोखले तो तब जीवित नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने गांधी जी से किनारा कर लिया। और गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए अहमदाबाद आश्रम छोड़ा तो मात्र 72 कार्यकर्ता उनके साथ थे, ओनली 72। लेकिन वही गांधी जी जब नमक कानून तोड़ने के लिए सूरत के पास पहुंचे तो 100 कोटि 20 लाख कार्यकर्ता उनके पीछे थे। ये वही लोग थे जो लोकमान्य तिलक ने तैयार किए।
और जब इनका समूह देखा गांधी जी ने, तब गांधी जी को रियलाइजेशन हुआ कि गोपाल कृष्ण गोखले में तो कोई दम नहीं है, जो दम है तो वो तिलक में है। तिलक जी की मृत्यु के 10 साल बाद भी वो संगठन इतना ताकतवर है कि उसमें 1 कोटि 20 लाख कार्यकर्ता है। तभी गांधी जी ने यह पत्र लिखा और अपनी गलती को सुधारा। और बाद में यही कार्यकर्ता जो गणेशोत्सव में से निकले, दुर्गा उत्सव में से निकले, स्वदेशी आंदोलन में से निकले, इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत से गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया। उनको भरोसा इन्हीं पर था और ये कार्यकर्ताओं ने अंतिम दिन तक गांधी जी का साथ निभाया। भारत छोड़ो आंदोलन का जैसे ही कॉल हुआ, गांधी जी गिरफ्तार हो गए, सारे बड़े नेता गिरफ्तार हुए, तो ये 1 कोटि 20 लाख जो कार्यकर्ता थे पूरे देश में, इन्होंने ही पूरा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और यही आंदोलन की ताकत थी कि 1945 तक आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्वीकार करना पड़ा कि अब भारत से जाना ही पड़ेगा, अब यहां रह नहीं सकते। और ये कार्यकर्ता कैसे कैसे काम करते थे। ये जो स्वदेशी के अभियान के कार्यकर्ता थे, ये ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हो गए, कार्यकर्ता आर्मी में चले गए, वो ब्रिटिश नेवी में ज्वाइन हो गए और ब्रिटिश नेवी और आर्मी में ज्वाइन होकर अंदर से रिवोल्ट करा दिया। आप जानते हैं 1944-45 में बंबई में ब्रिटिश नेवी में रिवोल्ट हो गया था, बगावत हो गई और उस रिवोल्ट का दुष्परिणाम था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय किया कि अभी भारत में रहना मुश्किल है, तो सेना में बगावत करा दी। ऐसे स्वदेशी के पक्के और कट्टर कार्यकर्ता श्री तिलक ने तैयार किए।